हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, आज हम आ गए हैं हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बेस्ड। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इंडक्शन के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक करंट, सारी डिस्कशन हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। आज का पूरा लेक्चर इन सभी को टारगेट करते हुए हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। तो बच्चों, अभी तक आपने जो जो पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, आपके मैग्नेटिज्म के अंदर, देन इंडक्शन के अंदर, और ये पूरा क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आज के लेक्चर में हम इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंबाइन करने जा रहे हैं और बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो बच्चों, हमारे आसपास ऑल ओवर 90% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको मिलती है। हमारे मोबाइल फोन, टावर्स, ये सब हमारे किसके बेसिस पर काम करते हैं? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिस पर बात करते हैं, पर वर्क करते हैं। तो बच्चों, जनरली आपने पिछली क्लासों के अंदर वेव्स के बारे में भी स्टडी किया होगा। तो वेव्स होती क्या है? तो थोड़ा सा हम रिकॉल करें प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो हमने देखा था कि वेव एक डिस्टरबेंस के थ्रू क्रिएट होती है। जब हम किसी मीडियम के अंदर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करवा देते हैं तो वहां से हमारी ये वेव्स जनरेट होती है। और ये वेव्स एक पैटर्न है, एक डिजाइन है जो एनर्जी को कैरी कर सकता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। जैसे आपने पानी के अंदर एक पत्थर गिराया, तो जैसे ही वाटर के अंदर वो स्टोन गिरेगा, उस पानी की लहरें बनना, वेव बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, तो मेरे गले के लैरिंग्स वाइब्रेट कर रहे हैं और इन वाइब्रेशन की वजह से एक एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज साउंड वेव। और ये एनर्जी इस साउंड वेव के फॉर्म में आपके सेंस ऑर्गन तक पहुंच जाती है। तो इसी तरह से जो हमारी वेव्स है, ये मीडियम के अंदर हम जब डिस्टरबेंस क्रिएट करवाएंगे, ये वेव्स को हम जनरेट कर सकते हैं। वेव हमने प्रीवियस क्लासेस में 3 तरह से डिस्कस किया था। स्टडी हमने केवल एक ही टाइप की वहां पर की थी। जनरली हमने वेव को डिराइव किया था, हमने वेव्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला हमने बात की थी मैकेनिकल वेव्स पर, देन हम आए थे मैटर वेव पर, देन हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। तो मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वगैरह हमने क्लास 11 के अंदर स्टडी कर ली है। मैटर वेव हम लोगों ने ड्यूअल नेचर के अंदर डिस्कस किया है, हर पार्टिकल के साथ एक मैटर, एक वेव होती है। तो वहां से हमने मैटर वेव को स्टडी किया। देन आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो बच्चों, क्लास हमारे जो प्रीवियस क्लासेस है उनके अंदर ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों ना स्टडी कर लिया, क्यों हम अलग से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर डिस्कस कर रहे हैं? तो बच्चों, आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की थी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैट पर। हमने चार्ज को समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा, देन हमने पोटेंशियल को, कैपेसिटेंस को समझा, देन उसके बाद हमने चार्ज के मोशन पर बेस्ड इलेक्ट्रिक करंट को समझा, करंट के बेसिस पर मैग्नेटिज्म को समझा, और मैग्नेटिज्म से हमने रिवर्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर हमने वर्क किया है। तो ऑल ओवर जो हमने स्टडी किया है फर्स्ट चैप्टर से आज तक के प्रीवियस लेक्चर पर, तो उन सब में देखा होगा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी हमारा क्या है? इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा एक पार्ट है। क्लास 11th में कोई भी पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आपके पास नहीं था, इसलिए हमने इन पर वहां डिस्कस नहीं किया। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर, क्योंकि हम अब पूरी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो आज का जो हमारा मैजिक होगा, वो मैजिक हमारा बेस्ड है डिस्प्लेसमेंट करंट पर, देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पर। तो बच्चों, आज पूरे लेक्चर में हम जनरली पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, लेकिन आज के पूरे लेक्चर के दौरान हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं।
उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम लोग आज बात करेंगे और वो होगी हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आप आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। देन इसके बाद हम बात करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस के ऊपर। तो आज का लेक्चर तो बेस्ड होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की हम। आपने सबसे पहले अभी जो हमने इंडक्शन के रूल्स पढ़े हैं उनके अंदर आपने पढ़ा होगा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इन 1831 में माइकल फैराडे गेव फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 1931 में साइंटिस्ट फैराडे आते हैं और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ रूल्स प्रोवाइड करते हैं। ये रूल्स आपको क्या नई चीज सिखाते हैं यहाँ पर, तो आज वही हम बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू विच आपने इंडक्शन के अंदर डिस्कस किया है फैराडे के बेसिस पर, अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो रूल्स है फैराडे के, इन पर बात की है। जनरली दो तरह के रूल्स पर हमने बात की थी वहां पर कि आप किसी कॉइल से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते जाएं, तो जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होते चले जाएगा। तो बच्चों ये था फैराडे के लॉ। फिर हमने दूसरे में बात की थी कि जैसे जैसे आप रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स में क्रिएट करवाएंगे, कॉइल से लिंक होने वाली रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगी, वैसे वैसे ईएमएफ बनती जाएगी। तो वही रूल को हम यहाँ फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ हमने एक लूप लिया है। जनरली ये हमारे पास कोई एक लूप है। ओके, इस तरह से हमने क्या ले लिया है, एक कोई लूप ले लिया है और यहाँ पर हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लिया है। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है, जो क्रॉस साइन यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किए हैं, ये क्रॉस साइन शो करते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द सरफेस, इनसाइड या परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। ओके, और इस समय ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जब हम यहाँ इस लूप पर क्रिएट कराते हैं तो इस कॉइल से लिंक होने वाली फ्लक्स हमको मिलने वाली है ना। फ्लक्स क्या होती है, तो फ्लक्स को हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी है वो होती है नंबर ऑफ लाइन लिंक्ड पर यूनिट एरिया। ओके, अगर थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है तो मैक्सिमम फ्लक्स इस लूप से क्या होगी, हमारी लिंक हो जाती है। ओके, तो नंबर ऑफ लाइंस लिंक्ड पर यूनिट एरिया नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये फ्लक्स यहाँ पर है, ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा है कि जब जब फ्लक्स का चेंज आएगा यहां पर एक इलेक्ट्रिक करंट हमारी फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही फ्लक्स का चेंज होगा वैसे ही आपकी इस सर्किट के अंदर क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट किस रीजन से फ्लो होती है आपके सर्किट में, तो आपने पढ़ा है कि लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का जो रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन के मोशन। जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और अगर आप देखो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करके जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ फोर्स उसके ऊपर क्या होगी, लगेगी। ये मैग्नेटिक फोर्स हमने स्टडी की है, लॉरेंज के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स हमने स्टडी किया है F = QVB। तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, QVB। ओके, और ये फोर्स को ये चार्ज पार्टिकल किस केस में एक्सपीरियंस करता है, ये इस केस में एक्सपीरियंस करता है जब इस चार्ज के पास क्या हो, वेलोसिटी हो। लेकिन हम देखेंगे लूप में तो चार्ज रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है, तो फिर क्यों चलने लग जाता है ये, ऐसा क्या है जो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पर रन करवा रहा है। फिलहाल ये रेस्ट में होगा, जब भी हम एक लूप इस्तेमाल करेंगे फिर उससे हम फ्लक्स लिंक करवाएंगे तो ये चार्ज उस लूप में रेस्ट कंडीशन में था। यहाँ जब बैठा था चार्ज तो उस कंडीशन में ये कैसा था, रेस्ट की पोजीशन में था। और जब वेलोसिटी 0 होगी किसी चार्ज पार्टिकल के पास तो उस पर लगने वाली फोर्स भी क्या हो जाती है, 0। सो इफ देयर इज नो वेलोसिटी इन दिस चार्ज पार्टिकल सो फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो 0। इस केस में तो फोर्स लगती नहीं है, तो फिर ये कैसे मूव कर जाएगा।
तो थोड़ा ध्यान से हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से चार्ज हमारा यहाँ रन होने वाला है। तो कोई तो है जो इस चार्ज पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स हम दूसरे केस की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स तो यहाँ पर क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो दूसरा चलाने वाला कौन है, दूसरा हमारी होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब फोर्स लगाती है तो वो फोर्स हमारा कितना होगा, माइनस ई इंटू ई। ई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, और ई यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो क्या कर सकती है, आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब फोर्स जीरो अप्लाई कर रही है, मतलब चार्ज पर कौन फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, अगर बनी है तभी क्या लगा होगा, फोर्स। तो वो फील्ड बनाने वाला कौन है यहां पर जो भी हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो फैराडे ने बोला क्या कि जब जब फ्लक्स का चेंज करवाएंगे ईएमएफ आपका जनरेट हो जाएगा। ओके, ईएमएफ आपका क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। किस केस में, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर कैसा हो, वेरिंग हो। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है। तो आते हैं हम फैराडे के लॉ पर। फैराडे का कहना है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना है तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने यहाँ पर क्या इंड्यूस किया है, एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसने यहाँ पर बनाया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे मैं फ्लक्स की वैल्यू को यहाँ से चेंज करूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से लिंक होने वाला वेरी होगा। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट करेगी एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर एक लूप बनाए हम यहाँ, तो इस लूप में हमको एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। ये जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि चार्ज पर फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने का एकमात्र रीजन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे ही आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं, उससे बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये चार्ज यहाँ पर मूव करना स्टार्ट करता है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक करंट इस लूप के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसी होना चाहिए, टेंजेंशियली इस तरफ। यहाँ चार्ज पार्टिकल भाग के इधर जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, इस तरफ। देन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा होगा, इस तरफ। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जब ये डाउनवर्ड आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ होगा, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्या बन चुका है, एक लूप हमको यहाँ पर मिलेगा। किसकी वजह से, इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ जनरेट होती है, इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगी फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये मूव करना यहाँ से स्टार्ट करता है। और जैसे ही इसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ईएमएफ हमको इस सर्किट के अंदर मिल जाएगी। तो क्या मेरे ख्याल से फैराडे का ये लॉ कंप्लीटली आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करना स्टार्ट करते हैं। इज इट क्लियर। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ जनरेट कर रही है, जिससे हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें इस सर्किट के अंदर मिलने वाला है। तो यहां से हम एक बात सीखते हैं कि जब जब हम बात करेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब जब हम बात करेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही वेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आप लेकर आए, आपको क्या मिलेगा, एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपको मिलेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपके चार्ज को मूव कराएगी। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन दिस लूप, ड्यू टू विच a current is flowing in this loop। और यही हमारे फैराडे का लॉ था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एक लूप में हमारी इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इज इट क्लियर। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ने क्रिएट करा ली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके बच्चों, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो देखिए आगे नया कमाल क्या होने वाला है।
तो जैसे ही हमने बोला कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है, तो आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आया होगा, क्या आया होगा कि क्या वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बना सकती है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पर हम, और आपके क्वेश्चन का भी हम दूसरा रिजल्ट बताते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज करा दूं सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। तो बच्चों इसका रिवर्स हम लोग करने वाले हैं। अभी इसके अंदर देखा कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब जब आई, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक टू दिस कॉइल, जैसे ही हमको मिला, हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिल जाती है। अब इसके रिवर्स पे आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब क्या करना है हमें चेंज, और वो क्या करवाने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करवाने वाली है। तो बच्चों इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे सामने आते हैं, इवन ये उस दौर का समय है जब इन पर डिस्कवरी चल रही थी। तो शुरुआत में मिथ ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिस पर बनती है, और चार्ज के मूवमेंट से क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है, और जब जब इलेक्ट्रिक करंट बनती है तभी क्या बन सकती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरुआती दौर यह था कि आपके पास कंडक्टर होगा, मटेरियल होगा, अगर आप उसमें चार्ज को फ्लो करवाएंगे तो उस चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो होगी, और करंट के फ्लो होने से ही उस सर्किट में आपको मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है। तो जब करंट नहीं है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड भी वहां प्रेजेंट नहीं होना है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा उसी का हम वेरिफिकेशन आज यहाँ कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस समय तो एकमात्र मिथ यही था कि करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होना है। लेकिन एक साइंटिस्ट आते हैं मैक्सवेल, और ये बताते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हम किसी और रास्ते से भी जनरेट कर सकते हैं। तो इनका एक एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव करता है आपके इस रिलेटेड पॉइंट को। तो क्या हुआ जनरली कि दो हमने यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं, दो प्लेट को हमने कनेक्ट किया है, और इन दोनों प्लेटों को हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। इज इट क्लियर। अब देखो जैसे ही हम यहाँ स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करेंगे तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होने से यहाँ पॉजिटिव एंड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होकर नेगेटिव एंड की तरफ हमारी ये इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। चार्ज के मोशन हमारे यहाँ क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो करवाएंगे चार्ज के मोशन होंगे। तो जो हमारा कंडक्टर है इसके अंदर हमने स्टडी किया है करंट इन सर्किट, वो क्या होगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमको मिलेगा, हमारे इस सर्किट के अंदर ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। यहाँ हमारे पास वायर लगे हुआ है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इस करंट को हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, हमारे सर्किट के अंदर ये कंडक्शन करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब करंट फ्लो हो रही है तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। आपने प्रीवियस लेक्चर को स्टडी किया होगा, और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है कि जब जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगी तो साइंटिस्ट एम्पियर ने हमको एक्सप्लेन किया, एम्पियर्स करंट लॉ के अंदर जब भी हम इंटीग्रल लूप मैग्नेटिक फील्ड का ये क्लोज इंटीग्रल लूप लेते हैं तो ये हमको गिवन करता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मींस जब जब हमारे वायर में कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से आपको ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ओके, जब एक वायर हम लेते हैं उसमें करंट फ्लो कराते हैं और उसके बाहर एक क्लोज लूप अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो आपको क्या देगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है, इसकी प्रेजेंस का पता करने के लिए हम एक मैग्नेटिक नीडल लेकर आते हैं।
और वो मैग्नेटिक निडल इसके जस्ट पास में रख देते हैं। ये हमको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के बारे में। तो यहाँ जो सर्किट है इसमें हमारे जो करंट फ्लो हो रही है, इसके पास इस मैग्नेटिक निडल को लाए हम और लाके यहाँ पर रखा हमने। तो जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमको मिलेगा यहाँ से करंट फ्लो होने से, हमने जैसे ही निडल को यहाँ पर रखा, ये हमारे निडल यहाँ से एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है और यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। मींस इस वायर के चारों तरफ एम्पियर के अकॉर्डिंग अगर हम एक क्लोज लूप लें तो ये क्लोज लूप शो करेगा कि यहाँ पर आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सबको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे जैसे हमें सर्किट में मिलेगी, वो इलेक्ट्रिक करंट आपके सर्किट के चारों तरफ अगर आप एक लूप कंसीडर करें तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी। तो करंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाती है। तो यहाँ करंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। इस पूरे कंडक्टर में आप कहीं भी चले जाओ ऐसे लूप आपको मिलेंगे और वो बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए, इस मैग्नेटिक निडल को यहां से हम उठाते हैं और लेकर आते हैं यहां पर, और दोनों कैपेसिटर के बीच में जो गैप आप लोगों को दिख रहा है, इस गैप में हम इस मैग्नेटिक निडल को यहां पर रखते हैं। तो इस मैग्नेटिक निडल को यहां पर डिफ्लेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो उस दौर के साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड निडल यहां रखें और डिफ्लेक्ट हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं होगा तो नहीं होगा। और वो ये भी बात पे श्योर थे कि यहाँ डिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सिर्फ ये चीज जानते थे कि जब करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। और करंट कब होगा? जब कंडक्टर होगा। यहाँ बीच में कौन है? यहाँ कोई भी मटेरियल है ही नहीं। यहाँ क्या है? फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। ओके, तो फ्री स्पेस या वैक्यूम में इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब यहां पर तो कोई इलेक्ट्रिक करंट है नहीं, मींस I इज इक्वल टू क्या मिला आपको? 0 मिल रहा है। I अगर यहाँ पर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? इंटीग्रेशन B dl इज इक्वल टू, ये भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट है ही नहीं। तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तब एक साइंटिस्ट आते हैं मैक्सवेल और वो एक्सप्लेन करते हैं कि यहां जब मैं मैग्नेटिक निडल को रखता हूं तो ये मैग्नेटिक निडल यहां पर क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब डिफ्लेक्ट होने का रीजन ये है कि इस पर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फोर्स लगी होगी, और वो मैग्नेटिक फोर्स तभी लग सकती है जब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या है? दोनों प्लेटों के बीच क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड, एक लूप यहां पर जनरेट होगा। तो ये मैग्नेटिक लूप अगर आपको यहां मिलता है तो इसके पीछे रीजन क्या? वो साइंटिस्ट मानने को ही अग्री नहीं थे कि भाई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होना ही नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहां पर इसका निडल का डिफ्लेक्ट होना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैक्सवेल वो साइंटिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक लूप जनरेट होंगे। तो सबको यही था कि करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम मान रहे हो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैं तुमको यहाँ पर करंट बताता हूँ कि किस तरह से करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। तो देखो बच्चों, यहाँ बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने प्लेट से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ इस प्लेट पर ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होंगे। यहाँ देखें अपन तो यहाँ से ये क्या पहुंचेंगे? नेगेटिव चार्ज पहुंचते हैं। और हम देखते हैं प्लस और माइनस के बीच क्या जनरेट होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जनरेट हो जाती है। अब देखिए, जैसे जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपको मिलेगा, इसमें बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? चेंज। शुरुआत में कम चार्ज, थोड़ा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चार्ज इंक्रीज हुए और इलेक्ट्रिक फील्ड बना, चार्ज इंक्रीज हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बनता चला जाएगा। तो एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या जनरेट हो रही है? बन रही है। ये हमारे यहाँ पर क्या हो रही है? वेरी हो रही है। तो ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ क्या कर रही है? जनरेट हो जाती है। अब ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ पर एक सोर्स है जिसके वजह से
जनरेट हो रही है आपकी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक लूप यहाँ पर बन रहा है, और वो मैग्नेटिक लूप इस कॉइल को क्या करा रहा है, यहाँ से डिफ्लेक्ट करा रहा है। मींस मैग्नेटिक नीडल पर फोर्स तभी लगेगी जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो। तो बच्चों अभी देखा अपन ने कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेरी होती है, ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पर जनरेट करने के लिए एक मैग्नेटिक लूप को। तो यहाँ पर हमको एक मैग्नेटिक लूप मिलता है, किसकी वजह से, इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस नीडल को क्या किया होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्ट किया होगा। तो बच्चों यहाँ कोई करंट नहीं है, फिर भी लूप तो क्या हो रहा है, बन रहा है। इसके पीछे का जो रीजन है वो कौन है, ये आपकी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और साइंटिस्ट मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके बताया कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरी होगी और यहाँ जनरेट हो सकती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ करंट होना चाहिए भैया। साइंटिस्ट का कहना क्या, भाई करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन करंट फ्लो हो रही है। यहाँ कौन सी करंट है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ अगर कंडक्शन करंट है तो यहाँ इस करंट का ही एक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जो काम यहाँ करंट कर रही है वही काम यहाँ पर करंट ही करेगी, लेकिन दूसरे वे में। ओके, तो जिस तरह से लूप बनाने के लिए यहाँ करंट रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही लूप बनाने के लिए दोनों प्लेटों के बीच करंट ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो हमने हमारे घर की या हमारे काम की सिक्योरिटी करने के लिए हमने किसी गार्ड को रखा, है ना। अब गार्ड के घर आ गया है कोई प्रोग्राम किसी दिन, उसने बोल दिया कि सर मुझे आज के दिन छुट्टी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मना नहीं कर सकते, भाई ठीक है तू प्रोग्राम अटेंड कर, लेकिन तेरी जगह एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ जा यहाँ पर जो पूरे घर की देखरेख कर सके। तो वो क्या करता है, दूसरे पर्सन को भेजता है और वो खुद चले जाता है, ठीक है। हमको क्या काम है, हमको काम है सिक्योरिटी से, हमको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, चाहे हमारा खुद का गार्ड सिक्योरिटी करे या उसकी जगह पर कोई दूसरा पर्सन आके उसका ये काम करे। तो इस तरह से हमने उस सिक्योरिटी गार्ड का एक क्या यूज कर लिया, डिस्प्लेसमेंट यूज कर लिया है। तो जो काम लूप बनाने का यहाँ पर आपका कंडक्टिंग करंट कर रही थी, वही काम लूप बनाने का यहाँ पर कोई नई करंट करेगी, और उस करंट का नाम रखा साइंटिस्ट मैक्सवेल ने कि ये आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। और किस तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो रही है, इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो लाते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से हमें मिली है, चलिए। सो आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट किस तरह से आता है, ठीक है ना। सो मैक्सवेल सेड दैट नॉट ओनली करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, केवल करंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, बट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्पेस में, फ्री स्पेस में या एयर के अंदर आपकी एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए कहीं से, ये पॉजिटिव एंड ये हमारा नेगेटिव एंड, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए, ठीक है बच्चों। और मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली हमको करंट भी यहाँ से मिलने वाली है। देखिए अब इसको हमने बैटरी के प्लस से कनेक्ट किया था, इसको बैटरी के नेगेटिव से, तो प्लस और माइनस के बीच यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रहा है। ओके, सो हम देखते हैं कि इस दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बनाया, अपना एक फ्लक्स E डॉट ए कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है क्योंकि दोनों ही पैरेलल है, प्लेन ऑफ कॉइल और लाइंस पैरेलल होने से थीटा कितना हो गया, 0। सो फाई इज इक्वल टू E डॉट क्या मिलेगा हमको, ए। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना, सो फाई इज इक्वल टू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है, ये होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, इंटू ये क्या है, एरिया ऑफ दिस प्लेट। सो एरिया ऑफ दिस प्लेट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो चुका है। सो दिस फ्लक्स फाई इज इक्वल टू
क्या मिल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दैट इज फ्लक्स लिंक बिटवीन लिंक थ्रू द surface of this plate. Now differentiate of both sides. Differentiate with respect to time. Respect to time. Differentiate करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में. So d phi by dt is equal to एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर चला जाएगा और ये हो जाता है dq डिवाइडेड बाय dt. इसको देखो जरा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या बनाएगा, करंट. सो डी फाई बाय डी टी, ये फाई कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसके साथ हमने ई लगा दिया. जब जब ये फ्लक्स की बात करेंगे साथ में हम ई लगा देंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो ये क्या है आपका करंट, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ का फ्लक्स चेंज हो रहा है. सो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों कैपेसिटर के बीच जो रेट ऑफ चेंज इन करंट हमको मिला है, इसको नाम दिया हमने क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट. हमारे करंट का ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. सो डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय dt. ओके, सो ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और जो डी फाई है ये क्या होगा, डी बाय डी टी ऑफ, और फाई ई की वैल्यू कितना है, ई इंटू ए. सो E इंटू ए कॉन्स्टेंट है, एरिया ऑफ प्लेट बाहर चला गया और ये मिला हमें डी ई डिवाइडेड बाय डी टी. तो जरा इस रूल को देखें यहां से, क्या है ये डी ई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, वेरी हो रही है, और वेरी होने से क्या मिल रही है आपको, एक इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपकी कंडक्शन करंट का क्या है, डिस्प्लेसमेंट. यहां पर कंडक्शन करंट कितनी है, 0, लेकिन उसका काम कौन कर रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट. इस डिस्प्लेसमेंट करंट ने ही यहां पर क्या बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड. मतलब मैक्सवेल ने ये प्रूव कर दिया कि जब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या गिवन करेगी, मैग्नेटिक फील्ड. और इससे पहले फैराडे के अकॉर्डिंग हमने बात की है कि जब जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करवाएंगे आपको वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. क्लियर है. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है. ठीक है, तो यह है हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, इसका हमने यहां पर डेफिनेशन नोट किया है, ए करंट ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, क्या हो रहा है, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द गैप ऑफ कैपेसिटर. ये जो गैप आपको दिख रही है यहाँ पर कैपेसिटर के बीच, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इसकी वजह से हमें क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड. तो दोनों प्लेटों के बीच इस फील्ड का मिलना इस बात का प्रूफ है कि यहां पर एक करंट है. सो द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द गैप ऑफ कैपेसिटर प्रूव्स, ये प्रूफ करती है इलेक्ट्रिक करंट को. मतलब कोई तो है, कोई इलेक्ट्रिक करंट है यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, क्योंकि हम जानते हैं करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो यहाँ कोई करंट है जो क्या बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड. और वो किसकी वजह से है, ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. इलेक्ट्रिक फील्ड में आप वेरिएशन करवाएं, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगी, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट ही रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों प्लेटों के बीच बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के लिए. तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगी, और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को हमें यहाँ पर बनाकर देने वाली है. अभी बात की हमने, दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन ए ले लें इनटू डीई डिवाइडेड बाय dt. और फैराडे के अकॉर्डिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई ई डिवाइडेड बाय dt. डी फाई बी ई नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी फैराडे के अकॉर्डिंग.
और इस b की जगह हम वैल्यू पुट करें तो b इंटू ए, ये फ्लक्स की वैल्यू है, डिवाइड बाय dt। सो इंटीग्रेशन E डॉट dl, दिस इंटीग्रेशन E डॉट dl इज इक्वल टू एरिया, यहाँ से कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये dB अपॉन dt। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगी, उल्टा कर लो, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट बनाएगी, और करंट से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाती है। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और अब हमारा जो एम्पियर का रूल है, इसमें हमें कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे। मैक्सवेल का कहना है, एम्पियर का कहना है कि कंडक्शन करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैक्सवेल का कहना है कंडक्शन करंट नहीं है तो भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कंडक्शन करंट जहां होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये प्रूफ है, और जहां नहीं होगी वहां कोई दूसरा करंट होगा। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या कर रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ला रहा है। तो जो मैक्सवेल का रूल है, एम्पियर का रूल है हमारा, उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं जो कि साइंटिस्ट मैक्सवेल के थ्रू किए गए थे। तो वो मॉडिफिकेशन क्या है। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा प्रूफ कर लें कि जो कंडक्शन करंट है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या कंटिन्यूटी है, उनमें क्या कंटिन्यूटी है। सो प्रूव दैट द कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट आर इक्वल। क्या वो दोनों इक्वल है, क्या इनमें कंटिन्यूटी हमको मिल रही है। ओके, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट पे हम जाते हैं। जो हमारी कंडक्शन करंट है वो कंडक्शन करंट होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर। नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट करंट लाते हैं। दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू -1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाय डी टी। ये हमको मिला। दो पैरेलल प्लेट हमने यूज की, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया है। इनके बीच क्या बन रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, या इसको यहां से ले लेते हैं चलिए यहां से लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब ये फ्लक्स कितना, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल रही है वो है ई डॉट ए कॉस थीटा, ये हमको फ्लक्स मिलेगा। अब यहाँ पर थीटा कितना है, 0, क्योंकि प्लेन ऑफ दिस प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, उस केस में थीटा 0। तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू कितना मिला आपको, ई डॉट ए। तो इन दोनों प्लेटों के बीच ये हमको फ्लक्स मिल रहा है। अब फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ये हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। जब हम दो प्लेटों की, हम सिंगल प्लेट की बात की थी कि इससे आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है सिंगल प्लेट के लिए। लेकिन जब प्लेट डबल हो जाती है तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, दिस फाई ई। सो फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सिग्मा की जगह हम रख सकते हैं Q अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाय एरिया इनटू एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल। सो दिस फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू चार्ज, चलिए Q को हम स्मॉल ले लेते हैं। तो ये हो गया Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जहां फ्लक्स हमको मिला फाई ई, इस फाई ई की प्लेस पर वैल्यू पुट करते हैं माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय डी टी ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। तो माइनस एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, माइनस साइन क्यों लिया हमने, इस माइनस को हटा देते हैं। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक था, हटा दिया हमने इसको। इनटू, अब क्या बचा यहाँ पर, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल। सो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। सो दिस आई डी इज इक्वल टू कंडक्शन
करंट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वही क्या है, कंडक्शन करंट का काम करेगी। जो कंडक्शन करंट करेगी वही कौन करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट वर्क करके देगा। मतलब इन दोनों का आप नेट सम निकालें ID प्लस IC तो ये हमेशा 0 होगा। अगर IC है तो उस समय ID 0 होगा, और अगर आपका ID है उस समय IC 0 होगा। तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक करंट I ही मिलेगा। सॉरी, नेट सम इज इक्वल टू I, मैंने गलती से 0 लिख दिया इसको। ID प्लस IC का नेट सम हमेशा कितना मिलेगा, I, ठीक है ना। जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा वहां पर कंडक्शन करंट काम करेगा और आपको सर्किट में करंट I गिवन करेगा। लेकिन जहां कंडक्शन करंट 0 हो जाएगी वहां पर वही वर्क डिस्प्लेसमेंट करंट वर्क करके देगी, और ये करंट भी कितना होगी, I। मीन्स आपके सर्किट में यहां से अगर करंट I फ्लो हो रही है तो यहाँ भी करंट I है और यहाँ भी करंट I है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट हमारी मिली है वो I मिली है, और जो वापस इस नेगेटिव टर्मिनल को करंट मिलेगी वो भी कितना होगा, I होगा। मतलब करंट के अंदर कंटिन्यूटी भी है। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर कंटिन्यूटी है, सेम अमाउंट इस सर्किट के अंदर आपको इस इलेक्ट्रिक करंट का मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, और अब हम आते हैं मॉडिफिकेशन पर। तो एम्पियर का रूल में किस तरह से हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया। तो एम्पियर का कहना है कि जहां कंडक्शन करंट है वहां पर इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट इंटू I। ये हमको मिल रहा है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो कंडीशन था ये था कंडक्शन करंट को लेकर, लेकिन मैक्सवेल ने प्रूफ कर दिया कि दो प्लेटों के बीच कंडक्टर नहीं है, फिर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण जो करंट हमको मिली उसका नाम क्या दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद एम्पियर का जो रूल है उसमें मैक्सवेल ने कुछ अपनी कैलकुलेशंस डाल दी। तो अब जो नया रूल आपको मिलता है वो है मिलता है मैक्सवेल एम्पियर सर्किट रूल, और मॉडिफाइड करके इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू ये मिलेगा म्यू नॉट। अभी जो करंट है इसके अंदर हमने और ऐड कर दिया IC प्लस ID को। आप चाहे तो यहां ओनली I लिख लें, IC प्लस ID, और ये ID कितना, सो इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IC। IC यहाँ IC ही है, और ID हमने कैलकुलेट किया है एप्सिलॉन नॉट d फाई E डिवाइडेड बाय dt। आप फाई की प्लेस पर फ्लक्स की वैल्यू E इंटू A रख सकते हैं। सो ये रूल हो जाएगा म्यू नॉट इंटू IC प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू d फाई बाय dt E इंटू A। दिस इज modification of Ampere circuital rule, and this rule is known as Maxwell Ampere circuital rule। तो बच्चों ये था डिस्प्लेसमेंट करंट का पूरा राज, जो आज हमने आपको पूरी तरीके से आपके सामने ओपन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट हमको सर्किट में मिलने वाली है। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा आज के लेक्चर के अंदर। थोड़ा सा और समय आपका चाहिए हमें, और थोड़े से प्रॉपर्टीज के बारे में हम और डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो यहां तक सभी को क्लियर हो तो कमेंट में हमको जरूर लिख के भेजें कि क्या आपकी पूरी डाउट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अगर नहीं तो आप हमें लिख सकते हैं, जो चीज बाकी रही होगी वो और हम आप लोगों की कंप्लीट करेंगे। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको और नए और बेहतर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हमें इंतजार रहता है आपका हमेशा कि आपकी कमेंट आएगी और हम कोई नई चीज़ प्रिपेयर करेंगे। चलिए तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो नंबर 1, इट इज नॉट अ कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशनल करंट नहीं है, एज इट इज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। फिर भी क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो सब क्या है, करंट है। मैग्नेटिक फील्ड बनती ही करंट के बेसिस पर है। नेक्स्ट, इट एग्जिस्ट ओनली वेयर देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो बच्चों जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होगा वहीं पर डिस्प्लेसमेंट करंट हमको मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज आपको नहीं मिलेगा तो सर्किट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलने वाली है। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टडी कंडीशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट है, तो कोई भी करंट आपको यहां नहीं मिलने वाली। टुगेदर विथ कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। अभी बात की अपन ने, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट जब साथ साथ होंगे तो ये दोनों के दोनों कंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। पॉज करके इसको नोट कर लें आप लोग। एंड द लास्ट, आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। और आप सभी को हमारे चैनल को ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में एक नई कहानी के साथ, जहां हम बात करने जा रहे हैं मैक्सवेल की इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो किस तरह से पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंबाइन करके मैक्सवेल ने किस तरह से 4 फंडामेंटल इक्वेशंस आपको डेवलप करके दे दी, जिसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आप वॉच करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत ही इंटरेस्टेड है, मजेदार है। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट।